नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कतर से औपचारिक माफी मांगी है। ये माफी उस मिसाइल हमले को लेकर मांगी गई जिसमें कतर की राजधानी दोहा में एक कतरी नागरिक की मौत हो गई थी। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को संयुक्त कॉल की। इस कॉल में नेतन्याहू ने कहा कि हमारा निशाना हमास था, कतर नहीं। नेतन्याहू के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर उनके हवाले से कतरी प्रधानमंत्री से कहा गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल को इस बात का अफसोस है कि हमारे हमले में आपका एक नागरिक मारा गया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इजराइल हमास को निशाना बना रहा था, कतरियों को नहीं। मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि इजराइल का भविष्य में आपकी संप्रभुता का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है और मैंने राष्ट्रपति से ये वादा किया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने गजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष को खत्म करने के लिए नई शांति योजना जारी की है। इस प्लान के मुताबिक जैसे ही इजराइल इस समझौते को सार्वजनिक रूप से मंजूर करेगा, 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को वापस लाना होगा, चाहे वो जिंदा हो या मृत। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते के लिए 20 सूत्रीय योजना बनाई है। इस योजना के तहत गजा में युद्ध के बाद अस्थायी सरकार बनाई जाएगी। इस अस्थायी शासन बोर्ड का नेतृत्व खुद ट्रंप करेंगे और इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। अमेरिका का कहना है कि यह योजना युद्ध खत्म करने और गजा में आगे की व्यवस्था तय करने के लिए बनाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा युद्ध को रोकने के लिए 20 पॉइंट का एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसे उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक बताया। लेकिन इस प्लान के कई अहम पहलू ना तो स्पष्ट हैं और ना ही व्यावहारिक रूप से तय। जैसे सबसे पहला, गजा की अंतरिम सरकार कौन बनाएगा। योजना में कहा गया है कि गजा की देखरेख एक टेक्नोक्रेटिक और गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति करेगी, मगर यह नहीं बताया गया कि इस समिति के सदस्य कौन चुनेंगे, इसमें कौन लोग होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी। दूसरा, ट्रंप और टोनी ब्लेयर की क्या भूमिका होगी। प्रस्ताव के अनुसार ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर बोर्ड ऑफ पीस के प्रमुख होंगे, जो फिलिस्तीनी समिति की निगरानी करेगा। लेकिन ये साफ नहीं है कि निर्णय कौन लेगा, समिति कितनी स्वतंत्र होगी, दोनों संस्थाओं का तालमेल कैसा होगा, और तीसरा, क्या फिलिस्तीनी अथॉरिटी शामिल होगी। योजना कहती है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गजा की कमान तभी मिलेगी जब उसका सुधार कार्यक्रम पूरा मान लिया जाएगा, मगर ये नहीं बताया गया कि सुधार की निगरानी कौन करेगा, मानक क्या होंगे, समय सीमा क्या होगी। खुद नेतन्याहू ने साफ कहा कि गजा ना तो हमास चलाएगा और ना ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल कौन भेजेगा, ये सेना किन देशों से आएगी, इनका रोल सेना का क्या होगा, पुलिस का या सेना का। क्या ये हमास से लड़ेगी, क्या इजरायली सेना से भिड़कर फलस्तीनियों की रक्षा कर सकती है। इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पूछे जा रहे हैं, यानी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हर क्षेत्र में टैरिफ का बम फोड़ रहे हैं और अब उनका एक नया फरमान फिल्मों को लेकर आया है। उन्होंने अमेरिका के बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अनुमान है कि इसका भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि उत्तरी कैरोलिना, जिसने अपने फर्नीचर उद्योग को चीन समेत अन्य देशों के हवाले करके गंवा दिया है, उसे फिर से महान बनाने के उद्देश्य से मैं अमेरिका के बाहर बनने वाले फर्नीचर के अमेरिका में आने पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। ट्रंप ने कहा है कि इसके बारे में जल्द ही जानकारी शेयर की जाएगी। लद्दाख में संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे दो बड़े मंच, लेह अपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने 30 सितंबर को गृह मंत्रालय के साथ होने वाली बातचीत को रद्द कर दिया है। दोनों संगठनों ने कहा कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं हो सकती। उनका आरोप है कि सरकार बातचीत का माहौल बनाने के बजाय दबाव बना रही है। LAB और KDA लंबे समय से लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, जॉब रिजर्वेशन और विधानसभा की मांग कर रहे हैं। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने केंद्र सरकार के साथ होने वाली वार्ता रद्द कर दी। रद्द होने की मुख्य वजह है कि 24 सितंबर को लेह में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में 4 लोगों की मौत हुई, गोली सिर पर मारी गई। आरोप है कि CRPF ने बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के फायरिंग की। अब तक न्यायिक जांच शुरू नहीं हुई।
50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में लोगों को शामिल होने से रोका गया। एलेबी ने कहा है कि हमारे बच्चों को देशद्रोही कहा जा रहा है। जब तक ये दाग नहीं हटाया जाएगा बात नहीं करेंगे। कौन से कानून में लिखा है कि अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकते? हम हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार की देरी ने युवाओं को सड़क पर ला दिया। मारे गए लोगों में 46 वर्षीय से वांग थारचिन भी थे, जो 1999 कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक थे। एलएबी नेताओं ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकार उन्हें चुप कराना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से 2 टूक कहा है कि राज्य का दर्जा अब और नहीं टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के सब्र की परीक्षा न लें। हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। मैं शांति के पक्ष में हूं, लेकिन निर्दोषों का खून दोबारा नहीं बहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हालात लद्दाख जैसे हो जाएं। उन्होंने केंद्र से अपील की कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। बता दें 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र सरकार ने तब राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। केरल पुलिस ने बीजेपी नेता प्रिंटू महादेवन के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया है। उस पर आरोप है कि उसने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा था कि अगर राहुल गांधी कोई आंदोलन करने के सोचेंगे तो उनके सीने में गोली दागी जाएंगे। यह शिकायत केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुमार सीसी ने दी थी। प्रिंटू महादेवन एबीवीपी का पूर्व राज्य अध्यक्ष रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसे एक खौफनाक मौत की धमकी बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस साजिश कर रहे हैं। वो वैचारिक लड़ाई हार रहे हैं। उनकी चोरी उजागर हो चुकी है, इसलिए राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। हरियाणा में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा था। हार के लगभग साल भर बाद अब कांग्रेस ने राज्य के संगठन में बदलाव किया है। पार्टी ने राव नरेंद्र सिंह को राज्य कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी ने विधानसभा में नेता विपक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान उदय भान के हाथ में थी, लेकिन अब पार्टी ने राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी है। अनुमान के मुताबिक पार्टी को संगठन में परिवर्तन करने में इतना ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि पार्टी में आंतरिक टकराव काफी बढ़ गया था। एशिया कप जीत पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना सही नहीं है। कांग्रेस नेता अतुल लोंधे पाटिल ने कहा कि कभी कभी लगता है कि पीएम मोदी को विदेश नीति और कूटनीति की समझ ही नहीं है। अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर मैच खेला ही क्यों गया, और अगर हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है तो खेल को राजनीति से न जोड़ें। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मोदी हर चीज में राजनीति और ध्रुवीकरण लेकर आते हैं। भारत की जीत पर हमें गर्व है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को गरिमा बनाए रखनी चाहिए, जो यहाँ नहीं दिखी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में वोट चोरी का खेल पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ ही वहां पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन चुन कर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे, ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और बीजेपी का पूरा साथ दिया। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.